नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। विगत कक्षा के अंदर हमने चर्चा करी थी गद्य शिक्षण की जो शिक्षण विधियां हैं उसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं रीट पाठ्यक्रम पर आधारित पद्य शिक्षण विधियां। पद्य शिक्षण विधयः। चाहे हिंदी की शिक्षण विधियां हो, चाहे संस्कृत की शिक्षण विधियां हो, गद्य पद्य की इन्हीं शिक्षण विधियों का प्रयोग हमारे को उपयोग में लेना है। सर्वप्रथम हमारे को पद्य शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो पद धातु से यत् प्रत्यय करने पर, पद धातु से यत् प्रत्यय करने पर पद्यम शब्द निष्पन्न हुआ है। पद्यम शब्द निष्पन्न हुआ है। पद्य को ही, पद्य का अर्थ है, पद्य को ही हम काव्य कहते हैं और काव्य को ही हम कविता कहते हैं। कहने का मतलब हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चाहे एग्ज़ाम में पद्य शिक्षण के स्थान पर काव्य शिक्षण नाम भी आ जाए या कविता शिक्षण आ जाए तो एक ही बात है, अर्थात इसके पर्यायवाची शब्द हम ये कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि पद्य हैं, जो इस पद्य का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है रसानुभूति। पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है रसानुभूति या आनंदानुभूति। आनंदानुभूति, रसानुभूति, आनंदानुभूति या भावानुभूति, भावों की अनुभूति, भावानुभूति। देखो, शिक्षण के दौरान छात्रों को पाठ्यवस्तु के प्रति जागृत करने के लिए, उनमें रुचि संपादित करने के लिए जब तक उसमें रस की अनुभूति नहीं होगी तब तक शिक्षण रुचिकर और प्रभावशाली नहीं हो सकता है। देखो, पद्य की हम बात करते हैं कि पद्य किसे कहते हैं, तो व्रतबंध सहितम पद्यम। व्रतबंध सहितम पद्यम। व्रतबंध सहितम पद्यम अर्थात जो ऐसी काव्य की कृति जिसमें छंदों का बंधन हो, छंदों का बंधन हो, वो पद्य कहलाता है। दूसरी चीज़, काव्य की परिभाषा यदि हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो भामा ने काव्य की परिभाषा बताई है कि शब्दार्थौ सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितौ काव्यम। शब्दार्थो सहितौ काव्यम भामा ने कहा है अपने काव्यालंकार में। काव्यालंकार जो भामा का ग्रंथ है उसमें काव्य की परिभाषा बताई है कि शब्द और अर्थ का जो संयोग होता है, जो संबंध होता है, वो क्या कहलाता है? शब्दार्थ संहितो काव्यम, वो काव्य कहलाता है।
रुद्रट की परिभाषा की बात करते हैं तो शब्दार्थौ काव्यम। रुद्रट ने कहा है शब्दार्थौ काव्यम, रुद्रट की परिभाषा है, रुद्रट की परिभाषा है। आगे काव्य प्रकाशकार मम्मट, काव्य प्रकाशकार मम्मट ने काव्य की परिभाषा बताई है तद्दोषो, तद्दोषो शब्दार्थौ, तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणा, तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति, वनलंकृति, वनलंकृति पुनः क्वापि, पुनः क्वापि। ये काव्य प्रकाशकार मम्मट, काव्य प्रकाशकार मम्मट ने दोषों से रहित शब्द और अर्थ के गुणों का जो अलंकृत रूप है वही काव्य कहलाता है। हम यदि विश्वनाथ की बात करें, विश्वनाथ की सर्वमान्य परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने बताया है, विश्वनाथ की परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऐसा वाक्य जो रस को प्रदान करने वाला हो, अर्थात जिसको पढ़ करके सुन करके आनंद की अनुभूति हो, रस की अनुभूति हो, भावों की अनुभूति हो, वह काव्य कहलाता है। आगे हम सामान्य रूप से बात करते हैं कि जैसे कि काव्य की या पद्य की यदि हम सामान्य परिभाषाओं की बात करते हैं तो सामान्य परिभाषाओं के अंतर्गत साहित्य की वह विधा, साहित्य की वह विधा जिसमें मन के भावों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, साहित्य की वह विधा जिसमें मन के भावों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है वह काव्य कहलाता है, उसे काव्य कहा जाता है। दूसरी चीज़, यदि हम साहित्यिक दृष्टि से बात करें तो साहित्य की वह विधा जिसमें मन के भावों को, साहित्य की वह विधा जिसमें मन के भावों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वह काव्य कहलाता है। शिक्षण के दौरान जो मैंने बताया था वृत्तबंध सहितम पद्यम, छंदों का जो बंधन है, यति गति लय विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए जिस काव्य रचना को ध्वनि रूप में प्रस्फुटित किया जाता है वह पद्य कहलाता है।
और किसी भी शिक्षण के दौरान पद्य का जो ज्ञान कराया जाता है, पद्य के ज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको ध्यान में रखना है। पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है, सबसे प्रथम रसानुभूति, रस की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए और भावों की अनुभूति होनी चाहिए, ये है। इसके पश्चात यदि हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं, पद्य शिक्षण के हम मुख्य उद्देश्यों की बात करते हैं, उद्देश्यानि या उद्देश्य, पद्य शिक्षण के उद्देश्य की बात करते हैं तो सर्वप्रथम उद्देश्य है रसानुभूति। पद्य शिक्षण के का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है रस की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। दूसरा है काव्य के भावों द्वारा रसानुभूति। रसानुभूति किसके द्वारा? काव्य के भावों के द्वारा, काव्य के भावों के द्वारा रस की अनुभूति करना, आनंद की अनुभूति करना और भावों की अनुभूति करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरी है गति लयपूर्वक काव्य पाठ द्वारा, गति लयपूर्वक काव्य पाठ के माध्यम से आनंद की अनुभूति तथा रुचि उत्पन्न करना। ये 3 पद्य शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हम मान सकते हैं। और अन्य भी उद्देश्य हैं, जैसे कि साहित्य के सौंदर्य को, साहित्य सौंदर्य की अनुभूति, साहित्य सौंदर्य की अनुभूति, ये पद्य शिक्षण के 4 प्रमुख उद्देश्य हम स्वीकार कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले पद धातु से यत् प्रत्यय करने पर पद्य शब्द का निर्माण हुआ है। पद्य को ही कविता कहा जाता है, काव्य कहा जाता है। पद्य शिक्षण, काव्य शिक्षण या कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति है। ऐसी काव्य रचना, ऐसी साहित्य की वह विधा जिसमें मन के भावों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, वह काव्य कहलाता है। और या फिर वृत्तबंध सहितम पद्यम, छंदों का जो बंधन जिसमें होता है वह पद्य कहलाता है। काव्य अलंकार में भामह ने कहा है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, रुद्रट ने कहा है शब्दार्थौ काव्यम, और मम्मटकार काव्य प्रकाशकार मम्मट ने कहा है तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वर्णलंकृति पुनः क्वापि है। और साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने काव्य की सर्वमान्य परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य को रस की आत्मा बताया गया है, अर्थात ऐसा रसात्मक वाक्य या ऐसा वाक्य जो रस को प्रदान करने वाला हो, आनंद को प्रदान करने वाला हो, वो क्या कहलाता है? वह काव्य कहलाता है। क्लियर है?
अब हम चलते हैं पद्य शिक्षण की जो मुख्य विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं पद्य शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं, उन विधियों की चर्चा हम करते हैं। सर्वप्रथम पद्य शिक्षण की जो विधियां हैं, वो पहली विधि है दंडान्वय। पहली विधि है दंडान्वय। दूसरी विधि है खंडान्वय। दूसरी विधि है खंडान्वय। तीसरी विधि है गीत विधि। तीसरी विधि है गीत विधि। दंडान्वय और खंडान्वय दोनों विधियां रीट के पाठ्यक्रम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी हम विस्तृत चर्चा सामान्य विधियों की चर्चा करने के उपरांत करेंगे। गीत विधि तीसरी है। चौथी है चौथी विधि है भाषानुवाद विधि। पांचवी विधि है व्याख्या विधि। पांचवी विधि है व्याख्या विधि। छठी विधि है भाष्य विधि। छठी विधि है भाष्य विधि। 7 नंबर की विधि है तुलना विधि। 8 नंबर पर है टीका विधि और 90 नंबर पर है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि दोनों ही महत्वपूर्ण विधियां हैं पद्य शिक्षण की, दंडान्वय और खंडान्वय। इन दोनों विधियों की हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से देखो, दंडान्वय और खंडान्वय विधि में से जो पद्य शिक्षण की जो विधि है, जो खंडान्वय विधि, इसको सर्वश्रेष्ठ विधि स्वीकार किया गया है। पद्य शिक्षण की जो खंडान्वय विधि है उसको सर्वश्रेष्ठ विधि कहा गया है। हम गीत विधि की चर्चा, इन विधियों की चर्चा पहले कर लेते हैं, दोनों को विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गीत विधि की बात करते हैं तो गीत विधि के अंतर्गत क्या होता है, जो शिक्षक है वो श्लोक को या पद्य को, श्लोक हो गया या पद्य हो गया या कविता हो गया, ठीक है, श्लोक, पद्य या कविता को, इनको एक निश्चित लय छंद के अनुसार श्लोक, पद्य, कविता का जो पठन होता है वो निश्चित लय छंद के अनुसार होता है। निश्चित लय छंद के अनुसार गीत विधि में पठन का कार्य होता है। कहने का मतलब, इस विधि में छात्रों द्वारा समवेत वाचन किया जाता है। समवेत वाचन किया जाता है, अर्थात सभी 7 छात्र एक साथ इसका वाचन करने में सफल होते हैं या वाचन कर सकते हैं। कहने का मतलब, सामूहिक शिक्षण के अंदर, कक्षा के दौरान सामूहिक शिक्षण के अंतर्गत गीत विधि का प्रयोग किया जा सकता है। भाषा अनुवाद विधि के अंतर्गत क्या है कि भाषा अनुवाद के अंदर किसी भी काव्य का
भावार्थ स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट करने हेतु मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अनुवाद के माध्यम से उस श्लोक का, पद्य का, कविता का भाव स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इसमें रटकर छात्र सीखता है, रटकर छात्र सीखता है। इस कारण से यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप इस विधि को नहीं माना गया है। बात करते हैं व्याख्या विधि के अंदर। व्याख्या विधि के अंदर श्लोक के एक पद की व्याख्या की जाती है, एक पद की व्याख्या की जाती है और व्याख्या के माध्यम से भावार्थ संपादन का कार्य होता है, भावार्थ संपादन का कार्य होता है। एक एक पद को स्पष्ट करके फिर संपूर्ण श्लोक का भाव स्पष्ट किया जाता है। भाष्य विधि के अंतर्गत क्या होता है? भाष्य विधि के अंतर्गत शिक्षक होता है, जो शिक्षक कथावाचक का कार्य करता है। शिक्षक कथावाचक के रूप में कार्य करता है, शिक्षक होता है, कथावाचक के रूप में कार्य करता है। अनेक प्रसंगों के माध्यम से अनेक प्रसंगों के माध्यम से अनेक प्रसंगों के माध्यम से भावार्थ स्पष्ट करने का प्रयास करता है, भावार्थ स्पष्ट करने का कार्य किया जाता है। अनेक प्रसंगों के माध्यम से भावार्थ स्पष्ट करने का कार्य किया जाता है। तुलना विधि के अंतर्गत क्या होता है कि पढ़ाई जाने वाली जो पाठ्य वस्तु है, अर्थात पाठ्य वस्तु के समान भावों को प्रदर्शित करने वाला, समान भावों को प्रदर्शित करने वाले अन्य श्लोक के माध्यम से भावार्थ संपादन का कार्य इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। भावार्थ संपादन अर्थात जैसे कक्षा के दौरान शिक्षक को विद्या के बारे में पढ़ाना है, जैसे विद्या का कोई श्लोक पढ़ाना है, विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी ईशा सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। इस श्लोक का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए अध्यापक उसी भाषा का दूसरा श्लोक या हिंदी भाषा का या समान लगने वाले किसी भाषा का, जैसे हिंदी भाषा का है सरस्वती के भंडार की यह अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जात। तो इस प्रकार से समान भावों को प्रदर्शित करने वाले अन्य श्लोक, अन्य कविता या अन्य काव्य को प्रस्फुटित करके भावार्थ संपादन का कार्य तुलना विधि के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से टीका विधि के माध्यम से, टीका विधि के अंतर्गत क्या होता है?
टीका विधि के अंतर्गत शिक्षक क्या होता है, जो व्याकरणात्मक छात्रों को दिया जाने वाला उस श्लोक में जो व्याकरणात्मक ज्ञान है या उस श्लोक का जो भाव है, भावात्मक ज्ञान संपादन का कार्य, भावात्मक ज्ञान संपादन कार्य विभिन्न प्रकार की टीकाओं के माध्यम से करता है। संपादन कार्य विभिन्न टीकाओं के माध्यम से करता है। विभिन्न टीकाओं के माध्यम से उस श्लोक का, काव्य का जो भाव है वो संपादन करने का कार्य करता है। और जो समीक्षा होती है अंत के अंदर, समीक्षा विधि के अंतर्गत शिक्षक क्या करता है, शिक्षक इस समीक्षा विधि के अंदर छात्र को कवि के जीवन दर्शन के साथ जोड़ता है। जीवन दर्शन के साथ जोड़ता है। कवि के जीवन दर्शन के साथ जोड़ता है। इसमें जोड़ता है। इसमें भाषा शैली, छंद, अलंकार आदि के माध्यम से गुण दोषों के आधार पर समीक्षा करता है। गुण दोषों के आधार पर समीक्षा करने का काम करता है। अर्थात इसमें कविता की पृष्ठभूमि पर बल दिया जाता है। कविता की पृष्ठभूमि पर बल दिया जाता है। ये पद्य की जो सामान्य शिक्षण विधियां हैं, गीत विधि के अंतर्गत क्या होता है, गाकर के अध्यापक कक्षा में समवेत वाचन के द्वारा सभी छात्रों के द्वारा एक साथ सामूहिक गायन के माध्यम से श्लोक, पद्य, कविता का जो पठन है वो एक निश्चित लय और छंद के अनुसार किया जाता है। इसमें छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है, छात्र पढ़ाई के प्रति जागृत होते हैं। दूसरी है भाषानुवाद। किसी भी श्लोक का, पद्य का, काव्य का ज्ञान कराने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि भावार्थ स्पष्ट करने के लिए जिस भाषा में छात्र आसानी से समझ सके उस भाषा के अंतर्गत उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। छात्र केवल रटकर विषय वस्तु का अवगमन तो कर लेता है, लेकिन उसके लिए जो प्राप्त ज्ञान है वो स्थायी नहीं हो पाता है। इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कही गई है। यह जो इन विधियों की मैं चर्चा करूं, जैसे व्याख्या विधि है, भाष्य विधि है, तुलना है, टीका है, समीक्षा है, ये विधियां हैं जो उच्च स्तर हेतु उपयोगी हैं। ये जो दोनों विधियां हैं इनको हम प्राथमिक स्तर में प्रयोग कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर हेतु हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। गीत विधि को फिर भी हम रुचि पैदा करने के लिए, छात्रों को शिक्षण के प्रति जागृत करने के लिए जो समवेत वाचन किया जाता है, तो इसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन भाषानुवाद, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करके भावों को स्पष्ट करने से छात्र रट करके सीखता है, जिससे क्या होता है कि जो प्राप्त ज्ञान वो स्थायी नहीं है। इसलिए वो जो प्राप्त ये विधि है ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये सभी प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है।
उच्च स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। ये सामान्य जो चर्चा थी ये हमारी पद्य शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं उनकी चर्चा थी। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं जो पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, दंडान्वय और खंडान्वय विधि। शिक्षण विधियों को लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सामान्य आपको अध्ययन करना है और सामान्य ही प्रश्नों का समावेश प्रश्न पत्र में होता है। बस हमें नियमित अध्ययन करते हुए रहना है और ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। आइए हम प्रारंभ करते हैं दंडान्वय और खंडान्वय विधि। दोनों विधियों का हम अध्ययन करते हैं तुलनात्मक रूप से। दोनों विधियों का हम अध्ययन करते हैं तुलनात्मक रूप से। इधर है दंडान्वय और इधर है खंडान्वय। दंडान्वय और खंडान्वय। देखो, सीधा सीधा हम पद का विच्छेद करते हैं तो दंड का अन्वय, दंड का अन्वय, ये अर्थ निकल कर के आता है। कई बार, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। दंडान्वय विधि के अंतर्गत दंड किसका सूचक है? दंडान्वय विधि के अंतर्गत दंड किसका सूचक है? तो दंडान्वय विधि में दंड है जो वाक्य का सूचक है। किसका सूचक है? वाक्य का सूचक है। वाक्य का सूचक। दंड का अर्थ है वाक्य। वाक्य का सूचक दंडान्वय विधि के अंदर दंड को बताया गया है। खंडान्वय की बात करें, खंड अन्वय अर्थात टुकड़ों के रूप में भाग करके, टुकड़ा या भाग के रूप में विभाजित करके जो अन्वय किया जाता है वो खंडान्वय विधि का कार्य है। सबसे पहले हम दंडान्वय की बात करते हैं तो दंडान्वय की जो पहली चीज़ है, श्लोक का वाक्य के रूप में अन्वय किया जाता है। दंडान्वय विधि में श्लोक का वाक्य के रूप में अन्वय किया जाता है। श्लोक का वाक्य के रूप में अन्वय किया जाता है। श्लोक का वाक्य के रूप में अन्वय किया जाता है। इसमें क्या होता है? छात्र स्वयं या अध्यापक की सहायता से, स्वयं या अध्यापक की सहायता से जो उस श्लोक के अंतर्गत जो सहायता से प्रधान वाक्य हैं, प्रधान वाक्य को खोजता है। सर्वप्रथम क्या करता है? प्रधान वाक्य को छात्र या तो स्वयं खोजता है या अध्यापक की सहायता से खोजता है। फिर इसके पश्चात उसमें से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण संबंधी
प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण संबंधी प्रश्न कौन कौन से होते हैं? जैसे संधि, संधि विच्छेद, प्रत्यय, समास, कारक, अव्यय, उपसर्ग, कारक, इस प्रकार के जो व्याकरण के संबंधित प्रश्न हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर्ता, कर्म, क्रिया को, कर्ता कर्म क्रिया को अलग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से दंडान्वय विधि की बात करते हैं। दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दंडान्वय विधि में दंड वाक्य का सूचक है और दंडान्वय विधि के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। दंडान्वय विधि में व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं खंडान्वय विधि की। खंडान्वय विधि की अर्थात इसमें क्या होता है, श्लोक का टुकड़े करके अन्वय किया जाता है। श्लोक का टुकड़ों के माध्यम से अन्वय किया जाता है। श्लोकों का टुकड़ों के माध्यम से अन्वय किया जाता है खंडान्वय विधि के अंदर। इसके अंदर भी प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। प्रधान वाक्य को खोज कर या तो छात्र स्वयं खोजता है या अध्यापक की सहायता से छात्र खोजता है। फिर इसके अंतर्गत भाव विचार खोज कर भाव विचार संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अंतर है। दंडान्वय विधि के अंतर्गत व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। खंडान्वय विधि में भाव विचार संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, छात्र सक्रिय रहता है और शिक्षण के प्रति छात्र में रुचि उत्पन्न होती है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कम, केन, कया, कह आदि के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो विधि है वो सामूहिक शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। सामूहिक शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। सामूहिक शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि खंडान्वय विधि को माना जाता है। इन चार पंक्तियों के अंदर आपको दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए। दंडान्वय के अंदर दंड वाक्य का सूचक है। दंडान्वय विधि के अंदर व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। खंडान्वय विधि के अंतर्गत क्या होता है, श्लोक का टुकड़ों के माध्यम से अन्वय होता है। टुकड़ों के माध्यम से इसमें भाव विचार संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। खंडान्वय में भाव विचार है और दंडान्वय में व्याकरण संबंधी प्रश्न है। यहाँ पर कर्ता कर्म क्रिया को अलग करके प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ पर क, कम, केन आदि के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामूहिक शिक्षण हेतु यह
उपयोगी है। अब यदि हम ये माने कि और चर्चा करें, दंडान्वय का मतलब होता है, दंड का मतलब होता है जो ग्रंथि युक्त है, ग्रंथि युक्त, ग्रंथि युक्त जो मतलब क्या बोलते हैं, दंड है। एक समूह के रूप में जो विद्यमान एक दंड है, एक ऐसा वाक्य जो एक पूरे समूह के अंदर निबद्ध है, वो दंड कहलाता है। और दंड को यहाँ पर वाक्य का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर एक सूत्र है, एक श्लोक है, जिसके माध्यम से हम दंडान्वय को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें कहा गया है, आद्ये विशेषणम योज्यम, आद्ये विशेषणम, आद्ये विशेषणम योज्यम, विशेष्यम विशेष्यम तदनंतरम, विशेष्यम विशेष्यम तदनंतरम, आद्ये विशेषणम योज्यम, आद्ये विशेषणम योज्यम विशेष्यम तदनंतरम, इसको विशेष्यम तदनंतरम, फिर क्या है, कृत्वा नमुड़ ल्यप प्रपत्त्येव, कृत्वा नमुड़, कृत्वा कृत्वा नमुड़ ल्यप प्रपत्त्येव, कृत्वा नमुड़ ल्यप प्रपत्त्येव पूर्वम दंडान्वयो भवेत्, पूर्वम दंडान्वयो भवेत्। अर्थात यहाँ पर सबसे पहले विशेषण को खोजा जाता है, उसके पश्चात विशेष्य को, उसके पश्चात कत्वा, नमुड़, ल्यप आदि प्रत्यय युक्त जो पद हैं उनको खोजा जाता है। बात वही आ गई है, व्याकरण संबंधी जो प्रश्न है फिर उनसे प्रश्न किए जाते हैं। जैसे मान लो एक श्लोक की यदि हम चर्चा करें, उष्ट्रा नाम विवाहेषु गीतम गायन्ते गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। कहने का मतलब क्या है, अब इस विधि को, इस श्लोक को यदि पढ़ाना है तो इस श्लोक को पढ़ाते समय वो सबसे पहले पूछेगा कि श्लोके अस्मिन कर्ता कः है, इस श्लोक में कर्ता कौन है। मैंने कहा था कर्ता कर्म क्रिया के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको अलग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पूछेगा कि श्लोके अस्मिन क्रियापदम किम, इस श्लोक में क्रियापद कौन सा है, और श्लोके अस्मिन कर्म किम, इस श्लोक में कर्म क्या है। इसके आधार पर दंडान्वय विधि का प्रयोग करते हुए शिक्षण कराया जाता है। तो इस प्रकार के जो व्याकरण संबंधी प्रश्न है, कर्ता कर्म क्रिया को पूछा जाता है, वो ये दंडान्वय विधि के अंतर्गत होता है। खंडान्वय विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि की चर्चा हमने पहले शिक्षण विधियों के अंतर्गत कर ली है, और यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि भी मानी जाती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि भी मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल होकर के इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। जैसे वही श्लोक को हम लेते हैं खंडान्वय विधि के अंतर्गत पढ़ाने का, उष्ट्रा नाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। इस श्लोक को खंडान्वय विधि के अंतर्गत हम पढ़ाते हैं तो भाव विचार संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या प्रश्न पूछेंगे, इसमें पूछेंगे कि गर्दभा किम कुर्वन्ति, गधे क्या करते हैं, गीतम गायन्ति, गीत गाते हैं, गर्दभा किम
गर्दभा कुत्र गीतम गायन्ति, गर्दभा कहाँ गीत गाते हैं, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति, गर्दभा केषां विवाहेषु गीतम गायन्ति, गर्दभा उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति। और गर्दभा अन्यत् किम कुर्वन्ति, गधे अन्य क्या करते हैं, परस्परम प्रशंसन्ति या अन्योन्यम प्रशंसन्ति, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। और गर्दभा कथम प्रशंसन्ति, गधे हैं किस प्रकार से प्रशंसा करते हैं, अहोरूपम, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो खंडान्वय विधि हो गई। और यदि कर्ता पूछे कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है, तो वह दंडान्वय विधि होगी। ये हमारी जो पद्य शिक्षण की मुख्य विधियां थी। इसी विधि को आप कह सकते हो, यह प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि भी खंडान्वय विधि को कहा जाता है। दोनों विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि खंडान्वय विधि मानी जाती है। इसलिए आपको शिक्षण के दौरान जो मुख्य शिक्षण विधियां हैं उनको बहुत अच्छे से समझना है। ज़्यादा कोई विशेष कोई कठिन स्तर वाले प्रश्न परीक्षा के दिन में नहीं पूछे जाते हैं। आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि दंड का मतलब वाक्य है, ग्रंथ युक्त दंड में वाक्य का प्रतीक है, दंड है। और व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, कर्ता कर्म क्रिया के माध्यम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दंडान्वय के अंदर हो गया। खंडान्वय की बात करते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसका अन्य नाम है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप है और सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि के अंतर्गत भाव विचार संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और कम, केन, कया, कै आदि के माध्यम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। और पद्य शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो खंडान्वय विधि है। आपको हमारा शिक्षण कार्य यदि आपको लगता है कि आपके अनुकूल है और आपको सहयोग मिल रहा है तो आप लाइक एंड कमेंट्स करके हमें बताएं, और जिससे हम कोई भी जो कमी है उसको सुधार करने का प्रयास करें। और कामना करते हैं कि आपके लिए हमारा जो शिक्षण कार्य है वो रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी होगा। और आप नियमित जुड़े रहिए हमारे चैनल से और आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।